नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिलिमिटेशन के बारे में। अब ये डिलिमिटेशन है क्या? डिलिमिटेशन का सिंपल मतलब होता है कि भाई रीड्रॉ करना बाउंड्रीज को। किसकी बाउंड्रीज? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। जहाँ पर आप वोट देते हो ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, एक एरिया होता है। अब इस एरिया को ना बढ़ाना घटाना ये सब कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन होता है। और वो कुछ समय पर गठन किया जाता है। उसका मतलब हर कुछ समय पर उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, क्योंकि किसी एरिया में कई बार होता है कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, किसी में कम हो गई। अब तो खैर कम नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया कि भाई ज़्यादा हो गई, कम हो गई ये। तो इन सबको ना बराबर करने के लिए कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर एरिया में एक तरीके से जब ड्रॉ करें हम, तो बराबर के ही लोग रहें। बराबर के लोग रहने से क्या होगा? पैरिटी रहेगी जब वोट पड़ेंगे तो। ठीक है, तो यही है। ये कहाँ दे रखा है? आर्टिकल 81 में दे रखा है, आर्टिकल 170 में दे रखा है। 81 में क्या दे रखा है? लोकसभा की जो बाउंड्रीज होती हैं, लोकसभा से रिलेटेड जो मतलब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसको डिलिमिट करना। और आर्टिकल 170 में किसके क्या दे रखा है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, मतलब ये जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उनको डिलिमिट करना। अब क्या लिखा है? इट इज़ अंडरटेकन टू रिफ्लेक्ट डेमोग्राफिक चेंजेस एंड इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन लाइन विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। सही बात है, पढ़ा दिया। अब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविज़न। मतलब हम हर बार देखते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट उठाते हैं, फिर देखते हैं कि उसका अगर लॉ में वर्णन है, मतलब ज़्यादा हिंदी हो गई, मतलब कि भाई लॉ में दे रखा है कहाँ, और दे रखा है तो कहाँ दे रखा है? संविधान में है तो आर्टिकल होगा कोई, संविधान में है तो वो बता दो। मतलब जैसे यहाँ पर आर्टिकल 82 है, ऊपर क्या लिखा था? आर्टिकल 81। ठीक है, तो आर्टिकल 82 देख लो कि भाई वो किस चीज़ से, मतलब बेयर एक्ट से पढ़ लेना। बेयर एक्ट से पढ़ोगे ना तो लिंकिंग कर पाओगे कि भाई वहाँ क्या लिखा था और आंसर में क्या लिखना है उस मतलब उस बेयर एक्ट से उठा के, उस आर्टिकल से रिलेटेड, तो समझ आता है। नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा? यहाँ तो मैंने एक बेसिक ओवरव्यू लिखा है ना, लेकिन अब मैं बेयर एक्ट तो पढ़ा नहीं रहा हूँ यहाँ पर। तो आप क्या करना, यहाँ पर वहाँ पर जाना बेयर एक्ट, या फिर नेट पर डालना आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो देख लेना। तो क्या लिखा है आर्टिकल 82 में? एम्पावर करता है पार्लियामेंट को क्या करने के लिए? डिलिमिटेशन एक्ट बनाने के लिए, हर एक सेंसस के बाद। फिर है क्या बनाते हैं? डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनता है, जो इनेबल करता है डिलिमिटेशन कमीशन बनाता है। मतलब डिलिमिटेशन, पार्लियामेंट के पास पावर है डिलिमिटेशन एक्ट बनाने की। डिलिमिटेशन एक्ट के तहत क्या बनता है? डिलिमिटेशन कमीशन बनता है। इसके बाद है आर्टिकल 170 सब क्लॉज 3, और वो क्या है? उसमें क्या दे रखा है? सिमिलर प्रोविजन दे रखे हैं जो ऊपर बताए, किसके लिए? स्टेट असेंबली के लिए दे रखे हैं। अब देख लेते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का। इसमें जो था ना, इसमें क्या था कि डिलिमिटेशन को उसने रोक दिया। कब तक के लिए? 2000 तक के लिए। फिर 84th अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, जिसने 2001 में डिलिमिटेशन रोक दिया। कब तक के लिए? 2026 के लिए। और क्या है, अगले साल क्या आ रहा है? 2026 आ रहा है। तो इसीलिए डिलिमिटेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के मेंस के लिए। समझे क्यों पढ़ा रहा हूँ? समझ गए? बस ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ भाई, जितना भी लिखा है ना, मैं दिखाऊंगा तुम्हें पेपर के बाद कि GS2 में से जो मैंने जितना पढ़ाया है, वो सारे में से कितना कितना पेपर में क्वेश्चन बनेगा, एक एक कंटेंट से क्वेश्चन बन जाएगा, लिख के ले लो उससे। फिर है डिलिमिटेशन कमीशन इज़ हाई पावर्ड बॉडी। ठीक है, डिलिमिटेशन क्या है? हाई पावर्ड बॉडी होती है। हाई पावर्ड बॉडी वो होती है जिसे कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, समझ गए? और एक और चीज़, सबसे मेन चीज़ इसके अंदर क्या है कि इसमें जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कि भाई इसके जो डिसीजंस है ना, कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। इसने जो डिसीजन दे दिया, इसने जो रिपोर्ट निकाल दी, वो फाइनल है और बाइंडिंग है। इसको जो चेयर करते हैं वो कौन होते हैं? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, अब डिलिमिटेशन क्यों चाहिए होती है? रेशनल, वही जो अपन पहले भी देखते आए हैं कि अब कोई चीज़ है तो उसके पीछे का देखना पड़ेगा ना कि भाई क्यों है ये, रेशनल क्या है, चाहिए क्यों ये। पहला क्या है भाई? फेयर रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि एडजस्ट कर देता है ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, किसके हिसाब से? करंट पॉपुलेशन के हिसाब से। जिससे कि क्या होता है कि समझो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, एक में समझ लो कम है लोग, एक में ज़्यादा लोग हैं, तो जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, है ना, ये हो सकता है वहाँ पर ओवर रिप्रेजेंटेशन हो जाए, या फिर क्या हो सकता है अंडर रिप्रेजेंटेशन हो जाए, इस हिसाब से। इसलिए इक्वल अमाउंट में हर एक जगह सेम नहीं हो सकता। मतलब कि ये नहीं हो सकती कि हर एक में 1-1 लाख बांट दो, लेकिन ये हो सकता है कि 1,10,000 एक जगह है, एक जगह 1,05,000 है, एक जगह 1,02,000 है। इस मतलब अप्रॉक्स तरीके से बांटा जाता है। फिर है इक्विटी करता है अमंग रीजन्स, स्टेट विद रैपिड ग्रोथ, जैसे कि यूपी और बिहार वर्सेस दोज विद पॉपुलेशन कंट्रोल लाइक केरला और तमिलनाडु। समझे कि भाई यूपी बिहार में अलग तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भाई पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने कंट्रोल कर लिया, केरला और तमिलनाडु वाला। अब एक बार ना ये जाकर तुम लोग करंट अफेयर में पढ़ना, मतलब
डिलिमिटेशन नहीं, ये वाला जो इशू है कि डिलिमिटेशन रिलेटेड टू यूपी बिहार पॉपुलेशन, इस तरीके से पढ़ना तो समझ आ जाएगा कि चल क्या रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है पीछे का। फिर है फेडरल बैलेंस बना रहता है, सही बात है। रिजर्वेशन जस्टिस हो जाता है, एडजस्ट करता है SC ST रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू मैच डेमोग्राफिक शिफ्ट, मतलब अलग अलग जगहों पर जब हमें पता चल गया कि यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है, यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है, यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से हमें चीज़ें पता चल गई, तो अब क्या होगा, अपन क्या करेंगे उसके बाद, जितने भी लोकसभा की सीट है, ठीक है, उसमें हम देख लेंगे कितने SC STs को रिप्रेजेंटेशन देना है हर एक जगह से, बस ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर क्या है, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी हो जाती है, प्रिवेंट करता है वोट की डिस्पैरिटी को। अब कुछ मतलब इशू है, डिलिमिटेशन है, मतलब इशू है डिलिमिटेशन से रिलेटेड, कुछ फंबल कर जाता हूँ एक आधा जगह, वो सब चीज़ मैनेज कर लेना यार, क्योंकि है ऐसा तो है, क्या करें। क्या है, पॉपुलेशन वर्सेस फेडरलिज्म। सदर्न स्टेट जो है ना, उनकी सीट जो है वो लूज़ कर सकते हैं। जब कैसे लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया ना भाई। अब समझो 1 लाख पॉपुलेशन थी और 10,000 पे एक बंदा आना था। फॉर एग्जांपल साउथ में केरल है, वहाँ पर समझ लो पूरे स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, 1 लाख है, और 10,000 लोगों पे एक MP सेलेक्ट होना था, तो वहाँ से कितने आ पाएंगे, टोटल 10 लोग आ पाएंगे, है ना, 10 ही लोग तो आ पाएंगे, क्योंकि एक बंदा 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 लोग 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यही क्या होता है, यूपी बिहार में समझ लो, यूपी है, वहाँ पर कितनी है, 5 लाख है ना, यूपी की पॉपुलेशन समझ लो 5 लाख है, तो वहाँ क्या होगा, 50 लोग चाहिए होंगे, क्योंकि 10,000 लोगों को कौन एक आदमी रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पर से 50 लोग आ गए। तो जो क्या बोलते हैं, सदर्न स्टेट की जो मतलब केरल की जो वैल्यू है ना, वो तो कम हो गई ना एक तरीके से अगर देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली। अच्छी चीज़ करने का उन्हें बुरा मतलब नुकसान हो रहा है ऐसे तो, ठीक है। फिर है जेरीमैंडरिंग रिस्क होता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बाउंड्री ड्राइंग कुड बेनिफिट रूलिंग पार्टीज, ठीक है। डिलेड इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्योंकि सेंसस डिले है, जैसे कि 2021 में स्टॉल द डिलिमिटेशन प्रोसेस। रिजर्वेशन कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, स्मॉलर स्टेट मार्जिनलाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। पावर मे गेट कॉन्सेंट्रेटेड इन पॉपुलर स्टेट, जो कि बताया मैंने, ठीक है। फेडरल बैलेंस इससे बिगड़ जाता है। यूपी बिहार से ही समझ लो, अगर ज़्यादा सीट ले आए तो उसकी जो भी पार्टी है जो यूपी बिहार में ले आई ज़्यादा सीट, तो उनका पावर में आने का चांस तो ज़्यादा हो गया ना। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर स्टेट तो एक तरीके से बराबर है। फिर है कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस देख लेते हैं जो अपन देखते हैं। कनाडा में क्या है, इंडिपेंडेंट कमीशन बनता है हर एक प्रोविंस के लिए। यूके में क्या है, ऑटोमेटिक अपने आप ही हर डिलिमिटेशन होता है हर 5 साल पर, इतने समय के लिए रोका नहीं जाता है। जैसे आप लोग काम भी करते होगे तो होता है ना कि भाई आलसी होकर कि भाई ठीक है यार कुछ दिन बात कर लेंगे, फिर वो लटकता रहता है काम। ऐसे अपने डिलिमिटेशन का भी हुआ। और लेकिन यूके में कुछ लोग होते हैं, देखते होगे, जो भाई कि भाई इतने इंटरवल पे इतना काम कर देना है ना, 2 घंटे के लिए इतनी पढ़ाई कर देनी है। ऐसी यूके में है कि हर 5 साल पे अपने आप डिलिमिटेशन करा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है। यूएसए में क्या है, जुडिशली मॉनिटर्ड होता है विद एंटी जेरीमेंडरिंग लॉज। जेरीमेंडरिंग क्या होता है, सर्च करना, एक बार बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। न्यूजीलैंड गारंटीड माओरी रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल इम्पैक्ट। पोस्ट 2026 डिलिमिटेशन में इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्दर्न स्टेट यूपी बिहार MP इन पार्लियामेंट, ठीक है। बता दिया मैंने कि भाई अब क्या होगा, क्या आगे यही हो सकता है डिलिमिटेशन की बात, कि भाई नॉर्दर्न स्टेट की पावर जो है, स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। जो यूपी बिहार और MP पे कब्जा कर लेगा, राजस्थान पे कब्जा कर लेगा, है ना। कब्जा मतलब ऐसे कब्जा नहीं कि भाई आए सैनिक वैनिक लेकर और कब्जा कर डाला, वो कब्जा नहीं कह रहा भाई, कह रहा हूँ कि जो वहाँ पर मतलब ज़्यादा सीटें अपने पास कर लेगा, जो भी पार्टी अपने पास ज़्यादा सीटें ले आएगी तो क्या करेगी, आराम से अपनी सरकार बना लेगी लोकसभा के अंदर। सदर्न स्टेट जो है पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेते हैं, उनका भाई लॉस हो गया ऐसे तो, ठीक है। फिर है राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन रिमेन्स अनचेंज्ड आर्टिकल 80 बट ओवरऑल इन्फ्लुएंस में शिफ्ट। अब देख लेते हैं वे फॉरवर्ड क्या है, जो ऊपर गलतियाँ थी उसी को सुधार देंगे नीचे। बैलेंस क्राइटेरिया कर दो, रिप्रेजेंटेशन शुड कंसीडर बोथ पॉपुलेशन एंड गवर्नेंस एफर्ट्स। तो फिर क्या है, ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन कर दो, अवॉइड कर दो सडन सीट रीडिस्ट्रीब्यूशन, फेज वाइज मैनर में रोल आउट करो। फिर है इंडिपेंडेंट ओवरसाइट होनी चाहिए, डूरल रिप्रेजेंटेशन फार्मूला होना चाहिए, वेटेड राज्यसभा वोट होने चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले दिक्कतें दे रही थी, उसे सही कर देंगे अपन। अब देख लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। डिलिमिटेशन इज नॉट मेयरली अ टेक्निकल एडजस्टमेंट, इट रीड्रॉज द पावर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। मतलब सिर्फ ये एडजस्टमेंट नहीं है कि भाई आपने बस एक बाउंड्री खींच दी है यहाँ, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, पावर स्ट्रक्चर में ही
चेंज आ जा रहा है, रीड्रॉ हो जा रहा है पावर स्ट्रक्चर एक तरीके से। एज द 2026 डेडलाइन नियर्स, इंडिया मस्ट बैलेंस डेमोग्राफिक रियलिटी विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। रिप्रेजेंटेशन शुड रिवॉर्ड गवर्नेंस नॉट जस्ट ग्रोथ। फेडरलिज्म मस्ट नॉट बिकम कैजुअलिटी ऑफ डेमोक्रेसीज अरिथमेटिक। समझ गए? अब क्या है, ये कंक्लूजन क्यों पढ़ा है भाई कि मैं ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ ना आपको जिसमें इंट्रोडक्शन है, जिसमें प्रोज कॉन्स, रेशनल, सिग्निफिकेंस, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, कुछ रिसेंट में करंट अफेयर में जो हुआ है, प्लस कंक्लूजन। तो पूरा एक तरीके से कंटेंट तैयार है। इसको जाकर बस भाई पेपर में क्वेश्चन देखना और जो जो लिखा है वो चीज़ें वहाँ डाल देना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कैसे होती है, सोच कर। हमेशा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइमर लगाओ 3 मिनट का, 4 मिनट का, उसमें देखो कि भाई जब कोई क्वेश्चन आया है आपके सामने तो उसको आप कितने तरीके से सोच पा रहे हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन सोच पा रहे हो। सबसे पहले स्टार्ट करना बॉडी से, क्योंकि हम जो हमारे अंदर क्या होता है ना, हम जब सबसे अच्छी चीज़ ना स्टार्टिंग में सोचते हैं। जब सोचते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, वो इंट्रोडक्शन में डाल देते हैं। हमारे पास बॉडी में लिखने के लिए कुछ रह नहीं जाता है, तो बॉडी में लिखने के लिए इसीलिए स्टार्ट करो, पहले बॉडी लिख डालो। इंट्रोडक्शन की जगह छोड़ दो, पहले बॉडी के लिए सोचो कि भाई ये चीज़ें डालूंगा, बेस्ट चीज़ें। फिर उसके बाद अब जो बॉडी को समराइज़ करके इंट्रोडक्शन में डाल दो और बॉडी को ही समराइज़ करके आप कंक्लूजन बना दो एक तरीके से। ठीक है, तो क्या करना है, अब जाकर मॉक पेपर उठाने हैं, PYQ उठाने हैं, फिर क्या करना है, सोचना है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये RPA जो है ना, ये सिलेबस में ही मैंशनड है और ऊपर से हर साल के लिए ये इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है। क्यों भाई, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है ना, और इससे रिलेटेड हर साल कुछ ना कुछ एक ना एक करंट अफेयर आप देखोगे बना ही रहता है। हर साल की बात है। अब ये अलग बात है कि पूछते नहीं है हर साल, लेकिन हाँ करंट अफेयर बना रहता है और ऊपर से सिलेबस में भी लिखा है, तो क्या रहता है ना कि चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसके पूछे जाने के। तो अपन देख लेते हैं RPA है क्या। RPA के इंट्रोडक्शन में अपन लिखेंगे क्या। RPA बोलते हैं, यहाँ पर रोपा लिख दिया या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट लिख दो। 1951 दो हैं एक तरीके से, 1951 और 1950। पढ़ना हमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा वो 1951 है। तो क्या लिखा है, द रोपा 1951 इज़ अ cornerstone legislation in India's electoral framework enacted to ensure free and fair election to the parliament and state legislature। मतलब क्या पता चला, RPA किस लिए है भाई, क्या कराता है, फ्री और फेयर इलेक्शन को बनाने के लिए, इस चीज़ को अपहोल्ड करने के लिए कहाँ पर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को में फ्री और फेयर इलेक्शन हो, इस चीज़ को अपहोल्ड करने के लिए RPA आया था। बैकग्राउंड हमें पता चल गया कि RPA आया क्यों था, मतलब RPA काम क्या है, RPA कुछ काम कर रहा होगा, तो वो काम है क्या। जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है, तो उसका काम क्या है भाई, STs को या फिर अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स को क्या दिलाना, राइट दिलाना। कहाँ पर, फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है, फिर क्या यहाँ पर लिखा है, इसी तरीके से RPA है जो क्या करता है, फ्री और फेयर इलेक्शन को अपहोल्ड करता है। वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इलेक्शन अंडर आर्टिकल 324 to 329, द रोपा प्रोवाइड्स अ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर कंडक्ट, रेगुलेशन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। क्या है कि ना, आर्टिकल में तो एक ब्रॉड चीज़ें दे दी कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो भी चीज़ें ऐसे तरीके से लिख दिया। अब क्या करोगे, फिर से बोल रहा हूँ, बेयर एक्ट जाके पढ़ोगे। तो क्या करते हैं, इन्होंने बेयर एक्ट में तो लिख दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, लेकिन इतनी जगह थोड़ी होती है कि भाई हर चीज़ डिटेल में लिख दोगे। इसके लिए समय के हिसाब से उन लोगों ने RPA निकाल दिया, जिससे कि डिटेल प्रोसीजर चीज़ें, कंडक्ट कैसे हो, रेगुलेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इन सब पर डिटेल बात हो, उसके लिए बना दिया। अब कोर क्वेश्चन क्या राइज होता है, आर इलेक्शन लॉज रेजिलिएंट इनफ टू डिफेंड डेमोक्रेसी इन सब्सटेंस और डू दे ओनली अपहोल्ड इट्स रिचुअल्स। इसका आंसर आप बताना मेरे को, सोच कर कब बताना, ये पूरा लेक्चर खत्म हो जाए, इस क्वेश्चन को लिख कर रख लो, और ये पूरा जब लेक्चर खत्म हो जाए तो उसके बाद क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करना इसी कंटेंट के जरिए। अब आ जाते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस वर्सेस इलेक्टोरल ऑफेंसेस। एस्पेक्ट देखेंगे, करप्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे और इलेक्टोरल ऑफेंसेस देखेंगे कहाँ दिया हुआ है। डिफाइंड इन सेक्शन 123 ऑफ रोपा, चैप्टर 3 सेक्शन 125 से लेकर 136 में क्या दिए रहे, इलेक्टोरल ऑफेंसेस दिए हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस कहाँ दिए, सेक्शन 123 में दी है। जो करप्शन से रिलेटेड है वो कहाँ पर दिया है, सेक्शन 123 में दिया है। और इलेक्टोरल ऑफेंसेस कहाँ दिया है, वो कहाँ पर दिया है, चैप्टर 3 सेक्शन 125 से लेकर 136 में। नेचर करप्ट प्रैक्टिसेस का क्या होता है, सिविल रॉन्ग होते हैं बट कॉज डिस्क्वालिफिकेशन,
और इलेक्टोरल ऑफेंसेस वो क्या होता है, एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है वो। ट्रायल कहाँ पर चलता है करप्ट प्रैक्टिसेस का, हाई कोर्ट में चलता है। अब क्रिमिनल ऑफेंस जो होते हैं ना वो क्रिमिनल कोर्ट्स में चलते हैं। क्रिमिनल कोर्ट मतलब कि सेशंस कोर्ट में, सेशन कोर्ट मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होता है वो जब क्रिमिनल चीज़ों को सुनता है, मतलब क्रिमिनल केसेस जब सुनता है तो उसे सेशन कोर्ट बोल देते हैं। एग्जाम्पल करप्ट प्रैक्टिसेस में क्या हो जाएगा, ब्राइब हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस करना हुआ, ठीक है, मतलब अपनी पोजीशन को अलग तरीके से इस्तेमाल किया, जैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया आपने, प्रमोशन ऑफ एनमिटी, तो ये किस चीज़ के अंदर आता है, करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। इलेक्टोरल ऑफेंसेस क्या क्या है, बूथ कैप्चर कर लिया भाई, एफिडेविट ही फॉल्स बना दिया, इम्पर्सोनेशन कर दिया, तो क्या है ये, क्या है इलेक्टोरल ऑफेंसेस। फिर से याद करो, एक्टिव रिकॉल करो, क्या था, करप्ट प्रैक्टिसेस कहाँ दे रखी है, सेक्शन 123 में दे रखी है, और इलेक्टोरल ऑफेंसेस कहाँ दे रखे हैं, सेक्शन 125 से लेकर 136 में दे रखे हैं। इलेक्टोरल ऑफेंसेस क्या होते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है, सिविल रॉन्ग होती है, ठीक है, सिविल रॉन्ग है, लेकिन क्या होता है उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। करप्ट प्रैक्टिसेस का कहाँ चलता है, हाई कोर्ट में चलता है केस। इलेक्टोरल का कहाँ चलता है, क्रिमिनल कोर्ट में चलता है। एग्जाम्पल देखो क्या है करप्ट के, ब्राइब हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, प्रमोशन हो गया, किसका, एनिमिटी का, अपना नहीं, ठीक है, ये नहीं अपना प्रमोशन कर रहे हो तो भाई करप्ट प्रैक्टिसेस हो गई। अरे एनिमिटी मतलब कि तुम दंगे भड़का रहे हो, गलत चीज़ें बोल रहे हो, है ना, एनिमी बना रहे हो एक दूसरे लोगों को अपनी भाषण से। फिर इलेक्टोरल ऑफेंस में क्या हो गया, बूथ कैप्चर ही कर लिया डायरेक्ट, भाई जीत नहीं रहे तो पूरा बूथ कैप्चर कर लेते हैं। फॉल्स एफिडेविट, इम्पर्सोनेशन, पनिशमेंट क्या है करप्ट प्रैक्टिसेस में, अप टू 6 ईयर्स। इलेक्टोरल ऑफेंसेस में क्या है भाई, डायरेक्ट जेल जाओ और फाइन दे दो। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, करप्ट प्रैक्टिसेस अगर कर रहे हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, हाँ हो जाओगे, किसके अंडर, अंडर सेक्शन 8A। इलेक्टोरल ऑफेंसेस में क्या है, ओनली स्पेसिफाइड इन सेक्शन 8, जो सेक्शन 8 में दे रखी है सिर्फ उसी वजह से आप डिस्क्वालीफाई होगे। जो ऑफेंसेस सेक्शन 8 में दे रखे हैं उसी वजह से इंसान क्या होगा, डिस्क्वालीफाई होगा। सेक्शन 8 देख लेते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या है, जो कन्विक्शन अंदर से आती है वो नहीं, कन्विक्शन मतलब जेल में चले गए। डिस्क्वालिफिकेशन अकर्स ऑटोमेटिकली अपॉन कन्विक्शन। नेचर क्या है, कैन बी डिस्क्वालीफाइड फॉर 6 ईयर्स। कब से, फ्रॉम डेट ऑफ रिलीज इफ इम्प्रिजन्ड। फिर क्या है, नो सस्पेंशन ऑन अपील, कोई सस्पेंशन नहीं होगा किस पे, अपील करने पर। किसके बेसिस पे है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डिस्क्वालिफिकेशन इज इमीडिएट इवन इफ एन अपील इज फाइल्ड, मतलब कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है ना इमीडिएट हो जाएगा, भले आपने अपील लगा रखी हो, वो सब चीज़ें बात की हैं। सेक्शन 8 क्या है, कैटेगरीज बताता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेंटेंस क्या क्या है, UAPA, NDPS, एंटी करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ सती, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, नेशनल ऑनर एक्ट एट्सेट्रा। मिनिमम 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट क्या है, किसके अंडर है, डाउरी प्रोहिबिशन, होर्डिंग, फूड एंड ड्रग एडल्ट्रेशन। मिनिमम 2 ईयर की उसी और एक्ट में हो सकती है। सेक्शन 8 क्या है, क्या बताता है, करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, किसके बेसिस पे है, हाई कोर्ट की फाइंडिंग अंडर सेक्शन 123। सारे सेक्शन जो बता रहा हूँ ना रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो कि RPA काम कैसे करता है, और जो बेसिक सेक्शन है जैसे 8, 8A, 123, 125, इतना ही याद रखना है ठीक है। प्रेसिडेंट ऑन ECI's एडवाइस डिस्क्वालिफिकेशन मैक्सिमम 6 साल के लिए कर सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। अब पूछेगा कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन पूरे जीवन भर के लिए कर सकते हैं, नहीं भाई पूरे जीवन भर के लिए नहीं कर सकते हैं। एक सेकंड रुकना यार, प्यास लग रही है। पानी पी लिया मम, ठीक है। फिर है, अब देखो अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है किसके बेसिस पे, शेड्यूल 10 के बेसिस पे, बताना शेड्यूल 10 क्या है, ठीक है। शेड्यूल 10 के बेसिस पे तो कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर डिसाइड करेंगे। लेकिन RPA के बेसिस पे हो रहा है तो कौन डिसाइड करेंगे, प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पे करेंगे, इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्टोरल बोल दिया गलती से, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइस के बेसिस पे प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करेंगे। कितने समय के लिए डिस्क्वालीफाई करेंगे भाई, मैक्सिमम 6 ईयर्स के लिए। कौन कौन से हैं नीचे दे रखा है भाई, ब्राइबरी हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। एक सेकंड रुकना यार। हेलो हेलो, आ रहा है आपा, आ रहा है। हर्षित, अब दे रखा है कुछ केस दे रखे हैं नीचे, देवराज वर्सेस भगवान दास 1971, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इनफ टू प्रूव
नेक्सस मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मतलब उस सर्कमस्टेंस को जो डिफाइन कर दें, मतलब वहाँ पर वो ऐसे एविडेंस जो बता दे कि इस सर्कमस्टेंस से रिलेटेड है और वो डिफाइन कर दे कि भाई अब देख लेते हैं, ये नीचे केस दे रखे हैं, देवराज वर्सेस भगवान दास 1971 का केस है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इनफ टू प्रूव नेक्सस। भाई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता क्या है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो होता है ना, एक तरीके का इनडायरेक्ट एविडेंस होता है जो सजेस्ट करता है कि फैक्ट इन क्वेश्चन जो है ना, बट डज नॉट डायरेक्टली प्रूव इट। अब नीचे एक केस दे रखा है, देवराज वर्सेस भगवान दास 1971 का। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इनफ टू प्रूव नेक्सस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज इनडायरेक्ट एविडेंस दैट सजेस्ट अ फैक्ट और इवेंट अकर्ड बट डजंट डायरेक्टली प्रूव इट। इट रिलाइज ऑन inference and logical reasoning to connect the evidence to the conclusion. In essence it is like a, मतलब एक तरीके से ना एक पजल होता है जहाँ पर हर एक पीस ऑफ एविडेंस को, ठीक है, माइट नॉट बी कंक्लूसिव, लेकिन जब कंबाइन करते हैं तो एक पिक्चर बन के आ जाती है कि अच्छा ये चीज़ हुई थी, ये चीज़ हुई थी, ये चीज़ हुई थी, एक सीक्वेंस बन के आ गया तो पता चल गया कि हाँ ये इवेंट तो अगर हुआ था। ठीक है, ऐसी है प्रताप सिंह वर्सेस जगदेव सिंह 1965 का केस है। लैंग्वेज बेस्ड अपील्स इज इक्वल्स टू करप्ट प्रैक्टिस। मतलब अगर कोई कह रहा है कि लैंग्वेज को बढ़ाना है, इलेक्शन जब आ रहे हों, समझो इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, या इलेक्शन होने से पहले डेट आ गई है, अब उस बीच में आप बोल रहे हो कि लैंग्वेज बेस्ड अपील है कोई, तो वो क्या किस चीज़ में आएगी? करप्ट प्रैक्टिसेस में आएगी। सेक्शन 9 और 10 देख लेते हैं। अदर ग्राउंड दे रखा है डिस्क्वालिफिकेशन का, इसे पढ़ लेना, ठीक है, आसान दे रखा है। अब रेमेडी होगी कुछ, मतलब अगर डिस्क्वालीफाई हो गए और आपने मतलब आपके पास अब रेमेडी क्या है? अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप डिस्को कोई भी ऐसी डिस्क्वालीफाई कर देगा। क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो? रिट लगा सकते हो। तीसरी चीज़ क्या कर सकते हो? सेक्शन 11 के तहत जा सकते हो, इलेक्शन कमीशन कैन रिड्यूस और रिमूव डिस्क्वालिफिकेशन। फिर क्या चौथा क्या कर सकते हो? नो बार ऑन री इलेक्शन आफ्टर द डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड। एंड मतलब जब डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड जब खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर से आप री इलेक्ट हो सकते हो, है ना। अब वेट कर लो, अब इनमें से कोई ये तरीका है जो आप अपना सकते हो। इलेक्शन पिटीशन सेक्शन 80 116C में दे रखा है। ग्राउंड क्या है, कहाँ पर दे रखे हैं? सेक्शन 100 में दे रखे हैं। क्या है ग्राउंड? क्या क्या होते हैं? करप्ट प्रैक्टिसेस हो गई, यूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी हो गई, ब्राइब कर दिया, एंड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, इम्पर्सोनेशन हो गया, इम्प्रॉपर एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन हो गया। तो ये सारे ना ग्राउंड हैं, किसके अंदर दे रखे हैं? 100 सेक्शन 100 के अंदर दे रखे हैं। तो प्रोसीजर क्या है? अब इसको कुछ प्रोसीजर होगा ना जिसके ज़रिए आप इन ग्राउंड को यूज़ कर सकोगे। तो है फाइल्ड इन हाई कोर्ट विद इन 45 डेज। सेक्शन 81 में लिखा है कि भाई हाई कोर्ट के अंदर फाइल होनी चाहिए इलेक्शन पिटीशन, कितने दिन के अंदर? 45 डेज़ के अंदर। कौन फाइल कर सकता है? कोई भी कैंडिडेट या फिर इलेक्टर फाइल कर सकता है। और अपील किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास। सिंपल बात है। कभी भी हाई कोर्ट के पास कोई चीज़ जा रही है तो उसके पास वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में नहीं जाएगी, वो डायरेक्ट जाएगी हाई कोर्ट के पास अपील में, कोई और उसे नहीं सुन सकता। अब इशू क्या होता है कि भाई जो हर केस में देखते हैं लॉन्ग डिलेज होते हैं, पैसा ज़्यादा लगता है, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, ठीक। फिर इनमें 3 केस दे रखे हैं। पोन्नू स्वामी वर्सेस RO 1952 का है कि कोई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस। जब इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, जो भी इलेक्शन चल रहा है, उस बीच में कोई कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या देखा है अपन ने कि भाई जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है भारत में, लेकिन हाँ सेपरेशन ऑफ पावर है। जैसे USA में है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, वैसा नहीं है, लेकिन हाँ है, कह सकते हैं। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में भी देखा था 1975 में कि भाई जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है इवन ऑफ PM इलेक्शन। ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक बार इलेक्शन हो गया, सब चीज़ें हो गई, तो उसके बाद जुडिशियल रिव्यू जो है वो पॉसिबल है। राजवाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, राइट टू कंसेंट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब की जजमेंट्स हैं, ये देख लेना।
लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 केस है, उसमें क्या किया था, सेक्शन 8 क्लॉज 4 को ना स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएट अपॉन कन्विक्शन, ये था। सका वेंकट राव, इलेक्शन मैटर्स इज इक्वल्स टू स्पेशल जुरिसडिक्शन, फिर ये देख लें, ये है। फिर आ जाते हैं इश्यूज और चैलेंजेस पे। इश्यूज और अब कुछ चैलेंजेस होंगे, कुछ इश्यूज होंगे। नो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है किसका, फॉर मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब मोरालिटी का, इन सब चीज़ों कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड थोड़ी है, किसी को कोई चीज़ सही लग सकती है, किसी को कोई चीज़ बुरी लग सकती है। डिले होता है प्रेसिडेंट के एक्शन में अंडर सेक्शन 8A, इससे क्या होता है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होता है, क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का, कैंडिडेट जो होते हैं ना कंटेस्ट किए जाते हैं, बार बार कंटेस्ट करते रहते हैं इलेक्शन, क्योंकि भाई अभी तो ट्रायल ही चल रहा है, अभी कुछ हुआ थोड़ी है। वेपनाइजेशन हो जाता है किसका, डिस्क्वालिफिकेशन का, क्यों, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन को ना एक तरीके वेपन के तरीके से यूज़ करते हैं, कौन, रूलिंग पार्टी करती है, जो बीजेपी नहीं, कांग्रेस या जो भी रही है हमेशा से ही, वो लोग यूज़ कर सकते हैं, वेपनाइजेशन हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन का। बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या क्या है, अपन देखते ही आए हैं। यूके में क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन कब होता है, जब इम्प्रिजनमेंट हो मोर देन 1 ईयर और नो पॉलिटिकल डिस्क्रिशन होता है उसमें। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाता है अगर हाई कोर्ट सुपरवाइज करता है, और हाई कोर्ट सुपरवाइज करता है डिस्प्यूट। फिलीपीन में क्या है, इलेक्शन कमीशन कैन डिस्क्वालीफाई विद बाइंडिंग इफेक्ट। अब वे फॉरवर्ड देख लेंगे अपन, वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड देख लेंगे कि रिफॉर्म एरिया क्या है और सजेशन क्या है। टाइम बाउंड प्रोसेस है तो क्या कर दो, 3 मंथ की मैक्सिमम लिमिट लगा दो, किसके लिए, स्पीकर और प्रेसिडेंट को एक्ट करने के लिए। इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बना दो एक, किसके लिए, डिस्क्वालिफिकेशन मैटर्स के लिए। ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन कर दो, किस लिए, फॉर हीनियस ऑफेंसेस के लिए, जैसे कि मर्डर, रेप, करप्शन, इसमें अपने आप ही जैसे ही आप पे लगा और हो गया तो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो गए। प्री स्क्रीनिंग कर दो कि भाई पहले से ही देख लो कि कौन लोग जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्राइम कुछ किया नहीं है, तो उनको आने दो। नॉमिनेशन से ही पहले करो ये सारी चीज़ें। स्ट्रॉन्गर रोल कर दो किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उनको थोड़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दो, उनके डिसीजन को बाइंडिंग बना दो, मतलब वो जो एडवाइस दें वो बाइंडिंग कर दो। पब्लिक हियरिंग कर दो पिटिशंस की। फिर है आउटलाइन, ऑनलाइन डेटाबेस डाल दो जितने भी पेंडिंग और डिस्पोज क्वालिफिकेशन केसेस हैं। समझ गए, ये पूरा पढ़ लिया है। अब क्या करना है भाई, मेंस के पेपर उठाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक, और क्या करना है, मॉक पेपर उठाना है। उससे क्या करना है, इस जो कंटेंट मिला है आपको उसको उसके अंदर ढालने की कोशिश करना है, किसके अंदर, क्वेश्चंस के अंदर। समझ गए, चलो बाय।